एक इंफॉर्मेशन मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अमेरिकी बम के बेअसर होने की खबर है। ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, ये बहुत बड़ी खबर। जहां अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कई महीने पीछे गया है, खबर ये आ रही है कि ईरान का न्यूक्लियर सेंटर अभी भी एक्टिव है, यानी कि जो अमेरिका का बम बरसा था वो पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। ईरान का सबसे अहम न्यूक्लियर बेस सुरक्षित है, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर को कोई नुकसान नहीं। श्याम सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बहुत एग्जैजुरेट किया गया कि अमेरिका ने जो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया उससे इतना गड्ढा हो गया, इतना अंदर तक मार दिया, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर सेंटर एक्टिव है ईरान। देखिए ये बात काफ़ी मतलब बहुत कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर कि उनका कितनी तबाही हुई है। मैंने जैसे आपको कहा था पहले सेगमेंट में, एक मिलिट्री माइट का प्रयोग जरूर किया अमेरिका ने, लेकिन इनरिचमेंट जो प्रोग्राम है उनका कितनी आसानी से उन्होंने कहां पर क्या हटाया। और अगर हम राफेल की बात माने, जब IAEA की चीफ की बात माने, तो कई जगह उनके पास यूरेनियम के ट्रेसेस मिले। और जो 400-500 किलोग्राम का जो 60% इनरिच यूरेनियम है वो भी कहाँ है, किधर गया। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनको ज़्यादा नोटिस नहीं मिला, वो हटा नहीं सकते, लेकिन उसके पहले के बहुत सारे बयान थे, बहुत सारे आप दुराभास कह सकते हो उसको, जिसके कारण ये लगता है कि शायद, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ महीनों में ही वो अपने वेपन प्रोग्राम को वापस ला सकता है। तो जब वॉचडॉग ऐसी बातें करता है, जो यूनाइटेड नेशन के लोग ऐसी बातें करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ता है कि ईरान, वो ये भी कहते हैं कि सोफिस्टिकेटेड कंट्री है, वहां की नॉलेज, वहां के जो वैज्ञानिक हैं, वहां की जो पहल वो कर चुके हैं, वो बहुत ही आगे बढ़ चुके थे लोग। उनको कौन रोकेगा? उनको कहां हमने तबाह किया? कुछ साइंटिस्ट आपने मार दिए, लेकिन रक्त बीज है ये कंट्री रुकने वाला नहीं है। इसके पास वो प्रोग्राम है जो लोग मानते हैं कि वो पुनः वापस आएगा और अपने प्रोग्राम को, और टैसिट अरेंजमेंट से चाइना और रशिया की, फिर अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए चिंता की बात है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चीन की सेना में एक बहुत बड़ी खलबली की खबर है। शीर्ष जनरल और नौसेना प्रमुख को जिनपिंग ने हटा दिया है। एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी हटाया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए जाने की बात चाइना कह रहा है। और हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। मेजर, ये सवाल मैं आपसे लेता हूं, चीनी सेना में एक बड़ी हलचल और कई जब बड़े पदाधिकारियों को हटाया जा रहा है तो उसके मायने क्या निकाले जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये शी जिनपिंग के कौन डायरेक्टली कितने लॉयल हैं, कौन उनका खासुल खास है, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से काम होता है, जिस तरीके से लोगों को हटाया जाता है, पर्सनल लॉयल्टी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और दूसरी चीज कि पॉलिटिकल एफिलिएशंस उनके कौन से हैं। अगर उनको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये पॉलिटिकली उतने इंडोक्ट्रिनेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, उस वक्त चाइनीज जो हैं या शी जिनपिंग उनको चुपचाप से हटा देते हैं। ये सिर्फ पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी कर चुके हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। चीन ये करता रहता है, फ्रेश ब्लड लाने के लिए इनको गायब कर देगा, और ये आपको मीडिया में भी नहीं मिलेंगे, मीडिया से भी गायब कर दिया जाए। बिल्कुल सर, ये चाइना की मोडस ऑपरेंडी रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। तेजस की मारक क्षमता और बढ़ने जा रही है। इजराइल तेजस जेट के लिए रडार बनाने जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंग के हालातों के बीच ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस जेट के लिए रडार इजराइल की ओर से बनाए जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस से S-500 खरीदने की तैयारी में है भारत। एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस से बातचीत शुरू हो गई है। पाकिस्तान की चाइनीज चाल को नाकाम किया जाएगा। स्टिल्थ लड़ाकू विमानों के लिए काल माना जाता है S-500। सर, ये डील कैसे देख रहे हैं शैलेंद्र सर, रूस के साथ भारत की? देखिए, जो ये डील है इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस बात की नहीं है कि हम सिर्फ S-500 ले पाएंगे। हमारी उनके साथ जो डील चल रही है वो इस बात की है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। वहां से गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल टोटल टर्न ले लेता है, क्योंकि 500 अगर आप उसकी टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको डेवलप कर पाते हैं, तो आप 600 की तरफ जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना केवल आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार पाएंगे, आप स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को मार पाएंगे, आप इवन जो लो ऑर्बिट में सैटेलाइट्स हैं उनको भी गिरा पाएंगे, जो अपने आप में सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो गई चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए ऑटोमेटिकली इसलिए हो जाती है, ये सारे वेपन सिस्टम काम किसके लिए करते हैं वॉर में? वो पाकिस्तान के लिए करते हैं। सो इस वजह से आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी चिंता है। और उससे भी बड़ी चिंता मुझे लगता है दुनिया को होनी चाहिए। जिस दिन इंडिया इनको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू हो जाएगा, वी विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। यहां पर आएगी इकोनॉमिक एक रेवोल्यूशन, एक इकोनॉमिक गेन जो इंडिया देख रहा है। ठीक है श्याम सर, बहुत जल्दी से इस पे क्विक रिएक्शन। तो अगर स्टिल्थ फाइटर जेट को मार गिराने वाला हमारे पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम आएगा
तो ये तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, क्योंकि अभी सबसे बड़ी सिरदर्दी ये स्टिल्थ फाइटर जेट है जो रडार से बच जाते हैं। आज का युग जो है हमारा ये एयर डिफेंस का है, डिस्टेंस ऑपरेशंस का है, स्टैंड ऑफ वेपन्स का है, और इस हिसाब से मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए सबसे जरूरी है उनकी वार्निंग सिस्टम, और उसके बाद इंटरसेप्ट करके और ऑटोमेटिकली फायर कंट्रोल रडार का सॉल्यूशन कि कौन सा इंटरसेप्टर, कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल उनको एंगेज करे, कितनी दूर पर करे। उस हिसाब से हमें दूरी जितनी दूर हो, आईसीबीएम की हम बात कर रहे हैं, जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात कर रहे हैं तो हमें जो स्पेस से जो मिसाइल्स आ रही हैं उनको पकड़ना पड़ेगा, और उस हिसाब से 500 बहुत ही कामयाब होने वाला। आपने बात किया तेजस मार्क 1 में जो हम लगाने वाले हैं, ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार की जो भी इजराइल और भारत के समझौते के साथ, भारत की कंपनियों के साथ मिलकर बनेगा, और इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, भारत इसका एक्सपोर्टर बन पाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के झूठ पर भी भारत ने स्ट्राइक कर दी है। वजीरिस्तान हमले में भारत को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने हमले के लिए भारत को दोषी बताया था। यहां आत्मघाती हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, लेकिन भारत ने इन आरोपों का खंडन कर दिया है। भाई, आतंक को पालने वाला देश जब खुद आतंक का शिकार होता है तो वो बगले झांकता है। शैलेंद्र सर, और वो वही भारत पे आरोप लगा रहा था, और भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम नहीं। इस तरह का ब्लेम गेम चलेगा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलेगी। मैं आपसे पूछता हूं, अगर हम इन सब लोगों को ट्रेनिंग का कोई एक ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान का कोई आदमी बता दे जो इंडिया में है, मैं तो 10 गिनवा दूंगा कहां है। आप एक गिनवाइए मुझे कहां है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप ये टेररिज्म की लड़ाई की बात कर रहे हैं ना भाई, आपने बोल दिया आप हमारा एक टेररिस्ट का नाम बताइए जो इंडिया में है या इंडिया सपोर्टेड है, कोई एक बता दीजिए। तो ये इस तरह के, देखिए जहां जिस तरीके की तकलीफें पाकिस्तान ने अपने अंदर, चाहे वो टीटीपी के साथ कर रखी है, मैं कह रहा हूं इवन बलूचिस्तान के साथ कर रखी है, हर जगह जो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो सारे के सारे आर्मी पर स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? वो सिविल एरियाज में क्यों नहीं कर रहे? हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ सिविल एरियाज में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पाकिस्तान का बंदा आया, उसे कहीं पर भी बम फोड़ना है। तो आप देखेंगे ये हमेशा होगा कि ये जो पाकिस्तान आर्मी की जो गलतियां हैं, ये उसका नतीजा वो बहुत रहे। हाँ, और बड़ी बात ये कि हम फिर क्लियर भी कर देते हैं, कई बार तो हमने सबूत दिए हैं कि कैसे आतंकी टेरर कैंप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बताने जा रहा हूं मैं आपको। बड़ा खुलासा हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर। पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता हिंदुस्तान। पाकिस्तान एटम बम गिराता तो भारत जोरदार पलटवार करता। भाई, पाकिस्तान एटम बम की तो धमकी दे रहा था, लेकिन खबर यह है कि भारत पलटवार करता और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देता। इंडोनेशिया में एक सेमिनार में भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने यह बहुत बड़ी बात कही है। श्याम सर, देखिए ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का बयान सुनो, जब वो विक्रमादित्य में गए थे नाविका सागर को रिसीव करने के लिए। आस्तनी तो हमने अभी संभाली ही नहीं थी, हमने तो मोड़े ही नहीं थे। देखिए नेवी जो कंपेलेंस फोर्स है आज के दिन में, और वो तब आती है सामने जब लगता है कि इनको सबक सिखाना है। सारे टारगेट्स, मकरान कोस्ट का, सिंध कोस्ट का सारे टारगेट्स, और आपको मालूम है ये सब हम मीडिया में कहते नहीं है, जो वेपन्स यूज हुए नेवी के अटैक्स में वो किसी को मालूम नहीं है और कभी मालूम होगा भी नहीं। हमने क्या किया है किसी को बताएंगे भी नहीं। सरप्राइज और दूरी, यही नेवी का तरीका है। अब धीरे धीरे आपने एडमिरल त्रिपाठी को सुना 2 दिन पहले, उन्होंने बताया है इसके बारे में। ऐसी तैयारी थी कि शायद उसको पता भी नहीं चलता। सारे शिप्स उनके सबमरीन हार्बर में रह गए, एक भी शिप बाहर नहीं आया। और उनका जो ATR एयरक्राफ्ट ऑपरेशन जब खत्म हुआ उसके 2 दिन के बाद वो ट्रैक करने आया था फ्लीट को, उसको हमने इमीडिएटली ट्रैक करके वापस भेज दिया। हम वहां तक गए जहां तक कि शायद उनको मंजूर नहीं था। हम वो एक्ट ऑफ जो वॉर है टेरर को जो हमने करार किया है, अब हम इंटरनेशनल स्पेस से, अब हम इंटरनेशनल सी से वो वार कर सकते हैं। वहां हम रुके हुए थे जब 10 से 12 बजे तक DGMO ने दोनों से बात नहीं की थी। उसका एक मकसद था, कैबिनेट ने उस समय फाइल क्लियर की और डिक्लेयर किया 3 बजे प्रधानमंत्री ने 10 मई को कि हम टेरर को एक्ट ऑफ वार घोषित करते हैं। और तब वो रोल आर्म फोर्सेस को मिला कि अब हम हॉट परस्यूट, सेल्फ डिफेंस में वापस जाना और वो बातें करना जो शायद किसी को पता नहीं है। तो आपने DGNO को सुना होगा, अगली बार पाकिस्तान ने कुछ किया तो क्या होगा ये उसे मालूम है, इसलिए उन्होंने सीज फायर कराया। लास्ट क्वेश्चन शैलेंद्र सर, मेरे पास कुछ सेकंड्स का टाइम बचा हुआ है, बस क्वेश्चन ये, तो मतलब ये गीदड़ बकरियां थी न्यूक्लियर की, अगर भारत अपनी पर आता तो आज नक्शे पर नहीं होता पाकिस्तान। मैं आपके स्पेसिफिक सवाल का आंसर दे रहा हूं और आप कृपया कर सब लोग इस बात को अपने आप इवैल्यूएट कर लीजिए 10 सेकंड के अंदर। ज्यादा बड़ी बात यह है, आप बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर की सेकंड स्ट्राइक करते,
मैं आपको पहली स्ट्राइक करने दूंगा तभी तो करते। आपको क्या लग रहा है किराना स्टोर से आप एक बम निकालेंगे, 16 किलोमीटर दूर ले जाकर अपने जहाज में मिसाइल में कहीं लगाएंगे, वो जहाज उड़ेगा, मैं 300 किलोमीटर वेट भारत करूंगा, की अपनी तैयारी, मैं वहां क्यों नहीं मारूंगा? पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकता, ये तो हम हर मंच पर कहते हैं।